आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज़ एट 10 में इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में आज ऐतिहासिक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे करेंगे चर्चा की शुरुआत। लगातार 10 घंटे चलेगा विशेष सत्र। इंडिगो की कई उड़ानें आज भी विलंबित। शाम 6 बजे तक इंडिगो को देना है शो कॉज नोटिस का जवाब। संकट के बीच भारतीय रेलवे बना मददगार। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में आज 22 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। नक्सल मुक्त भारत अभियान को बड़ी सफलता। लगभग 4 करोड़ रुपए के 12 इनामी नक्सलियों ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा से सटे खैरागढ़ में किया सरेंडर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। अमेरिका के साथ बातचीत रचनात्मक लेकिन नहीं रही आसान। लंदन में आज फ्रांसीसी, ब्रिटिश और जर्मन नेताओं से मिलने की उम्मीद। और आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। सिमरनप्रीत सिंह ने साधा स्वर्ण पदक पर निशाना, तो वहीं ऐश्वर्या तोमर और अनीश भानवाला ने जीता रजत पदक। अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र से करते हैं शुरुआत, जिसका दूसरा सप्ताह आज से हो रहा है शुरू। लोकसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। ये चर्चा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवादी धारा को नए सिरे से समझने का अवसर माना जा रहा है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष चर्चा की औपचारिक शुरुआत करेंगे। चर्चा के समापन का उत्तरदायित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास होगा। लोकसभा में यह विमर्श लगातार 10 घंटे चलेगा, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण बहस में कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 8 सांसद भी अपने विचार रखेंगे। आज का दिन संसद के इतिहास में विशेष रूप से दर्ज होगा, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक आवाज आज सदन में गूंजने वाली है। वहीं लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर विस्तृत चर्चा आयोजित की जाएगी। उच्च सदन में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा प्रमुख वक्ताओं में शामिल होंगे, जबकि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य वक्ता रहेंगे। राज्यसभा में भी ये चर्चा 10 घंटे तक चलेगी। दोनों सदनों में होने वाली ये व्यापक चर्चा रेखांकित करेगी उस राष्ट्रगीत को, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक भारत की एकता और संकल्प को निरंतर प्रेरित किया है। आइए अब नजर डालते हैं हमारे राष्ट्रगीत के निर्माण और उसके महत्व पर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमारे देश की पहचान और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह हमारे देश की गरिमा और उसकी महानता का उद्घोष तो करता ही है, साथ ही यह हमारे देश की सुंदरता और मां भारती की शक्ति की विशालता का वर्णन भी करता है। दरअसल आनंद मठ में बंकिम बाबू ने संतान की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, यानी भारत माता के ऐसे बच्चे जो अपनी माता के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते हैं। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के जरिए भारत माता की संतानें अपनी माता के प्रति भक्ति की यही भावना प्रदर्शित करती हैं। वस्तुतः वंदे मातरम संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें वंदे का अर्थ है नमन करता हूं और मातरम का अर्थ है माता या मां को, यानी हे मां मैं आपको नमन करता हूं। इस राष्ट्रगीत में भारत माता की स्तुति की गई है, जो अपने संतानों को पोषण प्रदान करने वाली भी हैं और धर्म की रक्षक भी।
माँ भारती जितनी विमला यानी आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और अधर्म से रहित और कमला यानी धन और समृद्धि प्रदान करने वाली हैं, उतनी ही वे अपनी संतानों की रक्षा करने वाली प्रचंड शक्ति भी हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को आंदोलित और प्रकाशित किया। लेकिन 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देते हुए और मुस्लिम लीग की मांग के आगे झुकते हुए वंदे मातरम के केवल एक संक्षिप्त संस्करण को ही पार्टी के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में लिया गया। लेकिन आज हम आपको राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूरे हिस्से को उसके अर्थ के साथ बताएंगे, जिसे जानकर आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा। वंदे मातरम गीत का आरंभ होता है भारत माता की वंदना से, जहां पहला पद है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। यानी हे मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम जल से समृद्ध हो, फलों और वनों से परिपूर्ण हो और मलय पर्वत से बहने वाली हवा तुम्हें शीतलता प्रदान करती है। हे मातृभूमि, तुम खेतों में फसलों से लहलहा रही हो। हे मां, तुम्हें प्रणाम। वहीं वंदे मातरम के दूसरे पद में मां भारती की शक्ति और उसकी महिमा की वंदना की गई है। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। यानी वो जिसकी रातें चांदनी रोशनी से शोभायमान होती हैं, वो जिसकी भूमि खिले हुए फूलों से सुसज्जित वृक्षों से ढकी हुई है, जो सदैव हंसने वाली और मधुर वाणी वाली है, जो सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली है। हे हमारी मातृभूमि, हे मां, तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रगीत के तीसरे पद में भारत माता को दुश्मन सेना को हराने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खर कर वाले, के बोले माँ तुमी अबले बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ है करोड़ों कंठ मधुर वाणी में तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, करोड़ों हाथों में तुम्हारी रक्षा के लिए धारदार तलवारें थामी हुई हैं। माँ, कौन कहता है तुम अबला हो? तुमने बल धारण किया हुआ है, तुम तारने वाली हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माँ, तुम शत्रुओं का नाश करने वाली हो। हे माँ, तुम्हें प्रणाम। वंदे मातरम के चौथे पद में भारत माता को ज्ञान और धर्म का स्रोत बताया गया है। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे 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 वंदे मातरम। यानी तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय और तुम ही जीवन का सार हो। तुम ही हमारे शरीरों में प्राण शक्ति हो, हमारी भुजाओं में जो शक्ति है वो तुम ही हो, हृदय में जो भक्ति है वो तुम ही हो और तुम्हारी प्रतिमा ही हर मंदिर में है। हे मां, तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पांचवां पद देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है, जो मां दुर्गा के रूप में मातृभूमि की महिमा और रक्षात्मक क्षमता को दर्शाती है। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। यानी तुम ही 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो, तुम ही कमल पर आसीन लक्ष्मी हो, तुम ही वाणी और विद्या देने वाली मां सरस्वती हो। तुम्हें प्रणाम। तुम धन धान्य और समृद्धि देने वाली हो, तुम अति पवित्र हो, तुम अतुलनीय हो, तुम जल से समृद्ध फलों से भरपूर हो। हे मां, तुम्हें प्रणाम।
वंदे मातरम के आखिरी पद में मातृभूमि की सुंदरता और सौम्यता का वर्णन है। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम धरणीम मातरम वंदे मातरम। यानी तुम श्याम वर्ण वाली, अति सरल, दयालु, सदैव हंसने वाली और सुंदर हो। हे पालन पोषण करने वाली मातृभूमि, तुम्हें प्रणाम करता हूं। हे मां, तुम्हें प्रणाम। वस्तुतः बंकिम चंद्र चटर्जी संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की बात एक सभ्यता प्रधान राष्ट्र के रूप में की और उसकी सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित किया। जो 5000 साल या उससे ज्यादा पुरानी है, जबकि यूरोपियन वेस्टफालियन राष्ट्र केवल 400 साल पुराने हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक ढांचे से परिभाषित होते हैं। निश्चय ही वंदे मातरम गीत उसी महान सभ्यता प्रधान राष्ट्र भारत की सांस्कृतिक पहचान और भारत माता की अभिव्यक्ति है, जिसका हर शब्द, हर पद हमारी मातृभूमि भारत माता की महानता, उसके शौर्य और गौरवमयी संस्कृति का वंदन करता है तथा देश के कोटि कोटि लोगों को मातृभूमि पर शीश झुकाने को प्रेरित करता है और करता रहेगा। इसी के साथ डीडी न्यूज के लिए एक अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज के सुप्रभातम कार्यक्रम की सराहना की है। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सुप्रभातम कार्यक्रम सुबह सुबह ताजगी भरा एहसास देता है। इसमें योग से लेकर भारतीय जीवन शैली तक अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होती है। भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित यह कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का अद्भुत संगम है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने डीडी न्यूज के सुप्रभातम कार्यक्रम के सुभाषित सेगमेंट का विशेष जिक्र किया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि सुप्रभातम कार्यक्रम एक विशेष हिस्से की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह है संस्कृत सुभाषित। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और विरासत को लेकर एक नई चेतना का संचार होता है। पीएम ने सुभाषित का वीडियो भी साझा किया। संसाराम्बुनिधावस्मिन् वासनाम्बुपरिप्लुते ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णा पंडिताः परे। वासना रूपी जल से परिपूर्ण इस संसार सागर में जो प्रज्ञा रूपी नौका पर बैठते हैं, वे विद्वान पार पहुंच जाते हैं। Those learned people who board the boat of wisdom in this ocean of the world, filled with the waters of desires, reach the other side. रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन, अरे मैं नहीं, सचिन बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
आगे बढ़ेंगे। डीजीसीए ने इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर और सीईओ को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का एक्सटेंशन दिया है। इंडिगो को आज शाम 6 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके बाद किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। दरअसल आपको बताएं, इंडिगो में बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल दिक्कतों और नियमों के उल्लंघन को लेकर 6 दिसंबर को ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 24 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कंपनी के दोनों ही अधिकारियों ने जवाब देने के लिए थोड़ा और समय मांगा था। इस अनुरोध की समीक्षा के बाद डीजीसीए ने जवाब देने की समय सीमा को 24 घंटे तक और बढ़ा दिया। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर पूरा और विस्तृत जवाब नहीं दिया गया तो रेगुलेटर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगा। देश के जयपुर, अहमदाबाद सहित कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की भीड़ आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकेंगे। आपको बता दें कि इंडिगो में ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण कई उड़ानें रद्द की गई और आज भी इंडिगो की ये जो उड़ान है थमी हुई है। हवाई यात्री लगातार परेशान हैं और साथ ही सरकार ने भी कड़े दिशा निर्देश यहां जारी कर दिए हैं। दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री ने इंडिगो कर्मचारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो पिछले 32 घंटों से यात्रा कर रही है, लेकिन अभी तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाई है। I'm traveling for more than 32 hours. I need to go home. सर मैं बड़ौदा में रहती हूँ, मैं उतरने वाली थी अहमदाबाद। आप आगे मुझे मुंबई उतार सकते हो तो मुंबई उतारिए। I want to go home today by you. Talk to some other airlines if you want to talk. I'm traveling for more than 32 hours. I need to go home. सर मैं बड़ौदा में रहती हूँ, मैं उतरने वाली थी अहमदाबाद। आप आगे मुझे मुंबई उतार सकते हो तो मुंबई उतारिए। I want to go home today by you. Talk to some other airlines if you want to talk. ऐसे कितने ही हवाई यात्रियों की कहानियां हैं जो इंडिगो में जो दिक्कतें आई हैं उसके बाद जो हवाई यात्रा में रुकावटें आई हैं उससे परेशान हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे। ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों को अमल में लाते हुए एयर इंडिया ग्रुप ने तुरंत अपने रिजर्वेशन सिस्टम में नए तय किराए को लागू करना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे पूरी तरह से लागू कर दिया है, जबकि एयर इंडिया धीरे धीरे किराए की केपिंग लागू की जा रही है, जो अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। दरअसल इंडिगो संकट के बाद उपजे हालात का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने हाल ही में घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास के किराए पर एक तय समय सीमा निर्धारित कर दी है, ताकि डिमांड बढ़ने पर किराए में बेहिसाब बढ़ोतरी ना हो। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 नई ट्रेनों में से 8 ट्रेनें दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देख रही हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें, जहां इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही देखी जा रही है। तो जहां हवाई यात्रा में रुकावट आई है, वहीं भारतीय रेलवे आगे आकर मददगार साबित हुआ है और 22 स्पेशल ट्रेनें दिल्ली समेत कई राज्यों से आज चलाई जा रही हैं, जहां यात्री अपने गंतव्य तक सुविधाजनक पहुंच सके। इसी कोशिश के साथ भारतीय रेलवे आगे बढ़कर सामने आई है। उधर मध्य प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और मध्य प्रदेश से लगी छत्तीसगढ़ सीमा के खैरागढ़ के बकरकट्टा चौकी में 12 हथियारबंद हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें एमएमसी जोन सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेर और उसकी पत्नी ललिता भी शामिल है। लगभग 4 करोड़ के इनामी नक्सलियों के सरेंडर होने से ये बड़ी सफलता नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली है। और आइए अब पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर। पश्चिम बंगाल सरकार पर एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ के भत्ते के लिए आवंटित धनराशि रोकने का आरोप लगा है। सीओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार सीओ कार्यालय ने राज्य के वित्त विभाग से बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ को भत्ता देने, मोबाइल डेटा पैक के खर्च सहित 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मांग की है, लेकिन यह राशि जारी नहीं की जा रही है और इससे एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मतदान कर्मियों को पहले चरण में 2-2 हजार राशि देने के बाद
बाद और कोई भुगतान नहीं किया जा सका है। राज्य में वर्तमान में 80,681 बूथ हैं और इन सभी बूथों पर सुपरवाइजरों सहित कम से कम 1 लाख BLO SIR कार्य में जुटे हुए हैं। BLO का सामान्य मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है और ERO को 30,000 और AERO को 25,000 मानदेय मिलेगा। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ेंगे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इससे पहले 4 दिसंबर को अदालत ने आज तक के लिए फैसला टाल दिया था। आपको बता दें कि साल 2004 से लेकर 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप डी पोस्ट के लिए नौकरी दिए जाने के एवज में नौकरी पाने वाले लोगों ने लालू प्रसाद के परिजनों और परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी जमीन ट्रांसफर कर दी थी, जिसे लेकर CBI ने मामला दर्ज किया था। और अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी खबर, जहां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को आज अदालत में किया जाएगा पेश। गिरफ्तार 4 आरोपियों में मुजम्मिल, मुफ्ती इरफान, शाहीन सहीद और आदिल की NIA कोर्ट में होने वाली है पेशी। आज इन सभी आरोपियों की NIA कस्टडी पूरी हो रही है। ये ब्लास्ट फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के कुछ घंटे बाद हुआ था, जिससे डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन समेत 7 लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है, जिसका खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था। आपको बताएं कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में कम से कम 12 लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। मौसम और सर्दी को देखते हुए 428 किलोमीटर लंबा लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आज से वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। लेह मनाली राजमार्ग के रास्ते में आने वाले चारों दर्रों से बर्फ हटाने के बाद यह अगला साल यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। लद्दाख पुलिस ने राजमार्ग को बंद करने की जानकारी दी है। लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए दूसरा संपर्क राजमार्ग है, जो लेह को हिमाचल प्रदेश के मनाली से जोड़ता है। गोवा सरकार ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब को अनुमति देने में अनियमितताओं के लिए 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें भीषण आग के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। निलंबित किए गए लोगों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की डॉक्टर शमिला मोंटेरो, पंचायत निदेशक सिद्धि हरलनकर और हथफड़े नागवा पंचायत सचिव रघुवीर बाघकर शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने पहले क्लब के 4 कर्मचारियों, मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, प्रबंधक विवेक सिंह और कर्मचारी राजीव सिंघानिया और प्रियांशु ठाकुर की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। मालिक गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं और गोवा पुलिस की एक टीम उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली में है। स्थानीय सरपंच रोशन रेडकर को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख और घायलों के लिए 50,000 की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2 लाख और 50,000 की राशि स्वीकृत की थी। मध्य प्रदेश में पंचायतों में रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। जिला पंचायत सदस्य के रिक्त एक पद के लिए नामांकन फॉर्म कलेक्टर कार्यालय में लिए जाएंगे, जबकि सरपंच और पंच के खाली पदों पर निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र संबंधित विकास खंड के तहसील कार्यालयों में जमा होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उप निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 16 दिसंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। नगरीय निकायों और पंचायतों में मतदान 29 दिसंबर को होगा। अब बात काशी तमिल संगमम की। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत कल रात किसानों का चौथा दल बनारस स्टेशन पहुंचा। तमिलनाडु से आए इस ग्रुप का काशी आगमन पर मेयर और स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया गया। तमिलनाडु से आए धीरू मुरुगन ने कहा कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरह काशी आने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मैं काशी का पहला बार आ रहा हूँ। जैसा काशी तमिल जगह में आने का मेरे को मौका मिला ना, बहुत बड़ा मैं भाग्यशाली। हमारा देश का तमिलनाडु से यूपी तक, काशी तक छोड़ने के लिए जो पुराना अपना इतिहास में है वो पूरा अभी नया शुरू हो रहा है। एक साथ छोड़ने पे इतना बढ़िया काम हो रहा है, बहुत खुशी है भाई, बहुत खुशी है। शहर के मेयर अशोक तिवारी ने काशी तमिल संगमम 4.0 के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से एक बार फिर उत्तर और दक्षिण का संबंध और मजबूत हो रहा है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो परिकल्पना किया है, दक्षिण भारत और काशी का एक बहुत पुरातन संबंध रहा है और आज ये चौथा साल है जहां की वहां के हर क्षेत्र के लोग आए हैं। वहीं IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा ने बताया कि काशी आने वाले डेलीगेट्स को काशी की गंगा आरती के साथ ही सभी 84 घाटों का दर्शन कराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें प्रयागराज और अयोध्या में भी ले जाया जा रहा है। काशी तमिल संगमम के इस फेज में चौथा दल आज यहाँ आया है। किसानों का है ये। 205 लोग आज इस दल में आए हैं और आज से इनकी यात्रा प्रारंभ होगी वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा जी मंदिर और विशालाक्षी जी मंदिर का दर्शन करेंगे। और इसी के साथ न्यूज से 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले खबरों का सरपंच न्यूज पंच मेरे सहयोगी मुकुल के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।